हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एओ ह्यूम होते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए। तो ये बात उनके दिमाग में 1884 में आती है। तो 1885 में क्या होता है कि एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? पुणे में। पुणे में बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या फैल जाता है? हैजा। तो हैजा फैल जाने की वजह से क्या होता है कि जो अब उनका सम्मेलन है वो शिफ्ट कर लेते हैं कहाँ पे? बॉम्बे की तरफ। बॉम्बे में एक तेजपाल संस्कृत विद्यालय है जिसपे 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 72 प्रतिनिधि यानी कि 72 मेंबर्स आते हैं उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कहाँ पर होती है? तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बॉम्बे में। ठीक है। कब होती है मीटिंग? 28 दिसंबर 1885 में ये पहली मीटिंग होती है हमारी। तो जब पहली मीटिंग होती है भारतीय राष्ट्रीय संघ की, पहले इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसकी मीटिंग होती है पहली। तो उस टाइम पर जो हमारे वॉइसरॉय थे इंग्लिश, वो उनका नाम क्या था? डफरिन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब फॉर्मेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो उस टाइम पर कौन वॉइसरॉय था? तो कौन वॉइसरॉय था? डफरिन। डफरिन थे। डफर, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया कि इतना बड़ा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनने वाला है या बन रहा है। तो ऐसे याद कर लें कि डफरिन जो थे, डफर थे। तो पहली मीटिंग हो जाती है। ठीक है भाई। तो पहली मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक एक पॉइंट जो है वो सब एक क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं कि पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। कहाँ हुआ? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? 72। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। पहली मीटिंग के टाइम पर वॉइसरॉय कौन था? डफरिन थे। अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। एक एक पॉइंट जो है ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, तो एओ ह्यूम जो थे उनको महासचिव बनाया जाता है। ठीक। फिर अब होता क्या है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी अलग अलग जगह पर मीटिंग्स होती हैं हर साल। तो जो सेकंड सेशन था हमारी आईएनसी का, उसको जो है उसमें कौन प्रेसिडेंट होते हैं? दादा भाई नौरोजी। और होता कहाँ पर है? ये कैलकाटा। अब वैसे तो बहुत सारे जो है सेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले ये 4 सेशंस तो आपको याद होने ही चाहिए कि पहला बॉम्बे हुआ था, दूसरा कैलकाटा में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था और चौथा इलाहाबाद में हुआ था। पहले वाले को डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की थी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे में बदरुद्दीन तैयबजी थे, चौथे थे जॉर्ज यूले। ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद कुछ सेशंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं कि जिन किन 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 सेशंस में जो है जो इंग्लिश थे उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। तो अभी हमने देखा कि जॉर्ज यूले थे 1888 में इलाहाबाद में। उसके बाद 89 में सेशन होता है बॉम्बे में जिसमें विलियम वेटरबन अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की। फिर 1894 में मद्रास में सेशन होता है जिसमें अल्फ्रेड वेब आते हैं। देन उसके बाद 1904 में बॉम्बे में सेशन होता है जिसमें हेनरी कॉटन अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम है ये कहाँ से आया। इसका जो नाम है ये पहले इनके दिमाग में आया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ होना चाहिए, लेकिन आगे चल कर के जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने सुझाव दिया कि जो नाम है वो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस रखिए। तो पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम का सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है लंदन में 1889 में। ठीक है। कौन बनाता है? विलियम डिग्बी बनाते हैं। क्या नाम होता है कमेटी का? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कमेटी बनाई जाती है लंदन में 1889 में, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया जिसको कि बनाते हैं विलियम डिग्बी। और इनका एक साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम था इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एक भाई साहब डब्ल्यू हंटर। ठीक है। ये कहते हैं कि यदि मुस्लिम खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि भारत में मुस्लिम खुश हैं तो इससे ब्रिटिश जो शक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्ति को फैला सकेगी। ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा क्या है कि जो मुस्लिम है वो खुश रहें और संतुष्ट रहें।
तो डब्ल्यू हंटर ये बात कहते हैं, और डब्ल्यू हंटर की जो है कि किताब है द इंडियन मुसलमान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आइडियोलॉजी थी डब्ल्यू हंटर की, इसी को ध्यान में रखते हुए और इसी से इंस्पायर होकर के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि तैयार किया एक इंसान को इसी काम के लिए, और वो उनका नाम क्या था, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान को कांग्रेस के खिलाफ तैयार किया। ठीक है, अब सर सैयद अहमद खान के कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो हम देख लेते हैं। इनकी एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान किसकी बुक है, सर सैयद अहमद खान की। ठीक है, इन्होंने एक देशभक्त एसोसिएशन स्टार्ट किया था, किसके साथ मिलकर के, बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर के। क्या किया था इन्होंने, एक पत्रिका लिखी थी राजभक्त मुसलमान, उसके अलावा देशभक्त एसोसिएशन को स्टार्ट किया था, किसके साथ मिलकर के, बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर के। फिर एक और बड़ा काम इन्होंने किया था 1875 में, क्या, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। 1875, अब देखो 1857 सबको याद होगा। ठीक, अब ये 7 को इधर कर दो, 5 को इधर कर दो, हो गया कि किस साल उन्होंने स्थापना की थी अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की, 1875 में। अब 1857 के टाइम पर भी ये काफ़ी इनका जो है नाम आता है, सर सैयद अहमद खान का, उसके ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी हुई है, तो उसी से याद कर लो कि इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ठीक, आगे चल करके यही जो है एएमयू में, जो अभी का एएमयू है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब जो ये स्कूल था इसमें वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी, प्लस उसके साथ साथ मुस्लिम एजुकेशन दी जाती थी। इसके अलावा इनका एक बढ़िया काम था, पत्रिका इनकी थी एक, तहजीब उल अखलाक। क्या क्या काम किया इन्होंने, राजभक्त मुसलमान, देशभक्त एसोसिएशन विद बनारस के राजा शिव प्रसाद, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन 1875, प्लस एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो जो मोतीलाल नेहरू थे उनका जो मतलब हमारे हिस्ट्री में नाम आता है, मेनली हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 ही 3 चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो उन्होंने जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब कब रहे, कहाँ कहाँ रहे, उसके अलावा एक स्वराज पार्टी से रिलेटेड उनका जो है क्वेश्चन आता है, और उसके अलावा जो है एक उन्होंने नेहरू रिपोर्ट से वो जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे उनका नाम आता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले 2 बार वो प्रेसिडेंट रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, 1919 में और 1928 में। 1919 में सेशन होता है अमृतसर में, और 1928 में सेशन होता है कैलकाटा में। इन दोनों में कौन प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू। 1919 1928 अमृतसर और कैलकाटा। ठीक, अब स्वराज पार्टी हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए याद कर लीजिए कि जो सचिव थे स्वराज पार्टी के वो मोतीलाल नेहरू थे, और 1923 में इसका गठन किया गया था। आगे चलते हैं, अब 27वां अधिवेशन जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है वो होता है बांकीपुर में 1912 में, और ये है बिहार में। तो इस सेशन में RN मुधोलकर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या आया, इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन बने हैं कि जो 27वां अधिवेशन था वो 1912 में कहाँ हुआ, बांकीपुर में हुआ, कौन प्रेसिडेंट थे, RN मुधोलकर थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस सेशन में कहा गया है। तो एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है बांकीपुर बिहार के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर। बांकीपुर बिहार 1912, RN मुधोलकर, एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है, और ये 27वां अधिवेशन था हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आगे चलते हैं, 2 फैक्ट इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए CR दास के बारे में। CR दास के बारे में भी एक तो उन्होंने सेशन जो अध्यक्षता की उसके बारे में क्वेश्चन बनता है, उसके अलावा CR दास भी जो है हमारे स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो CR दास है 1921 में इनका नाम आता है अहमदाबाद के जो है सेशन में प्रेसिडेंट बनने के लिए, इनको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है, बट उस समय 1921 में जो हमारे CR दास है वो जेल में होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि फिर हकीम अजमल खां को अध्यक्ष का काम दे दिया जाता है। देन 1922 आता है, तो 1922 में जो गया अधिवेशन होता है उसमें CR दास को
अध्यक्षता दी जाती है आईएनसी की। तो इस अधिवेशन में क्या होता है कि जो काउंसिल्स होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनमें प्रवेश को लेने और न लेने को लेकर के एक प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, कि काउंसिल में जो है प्रवेश लेना है कि और नहीं लेना है। तो इसमें जो CR दास होते हैं और जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, उनका ये मत होता है कि जो है काउंसिल में प्रवेश लेना चाहिए। तो उसको लेकर के एक प्रस्ताव पारित, ये प्रस्ताव लेकर के आते हैं। तो जो बाकी के लोग होते हैं वो इसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो अगेंस्ट में हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि हमें काउंसिल में प्रवेश लेना चाहिए, इनका और मोतीलाल नेहरू का, प्लस 2-3 लोग और थे। उसके अलावा मेजॉरिटी जो थी वो ये कह रही थी कि काउंसिल में प्रवेश नहीं लेना चाहिए। तो इस वजह से जब ये अध्यक्ष ही होते हैं और इनका जो मत होता है वो बाकी लोगों से भिन्न होता है, तो ये क्या करते हैं कि रिजाइन कर देते हैं अध्यक्ष के पद से, और ये अलग हट करके अपना जो है स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। किसके साथ मिलकर के, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। ठीक है, देन उसके बाद अल्फ्रेड वेब, ये हमने ऊपर पढ़ा कि अल्फ्रेड वेब ने जो है मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1894 में। सॉरी, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को किसने सजेस्ट किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को किसने सजेस्ट किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, देन अमृतसर अधिवेशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता जब मोतीलाल नेहरू करते हैं, तो उस टाइम पर महात्मा गांधी को जो है एक काम दिया गया था, जो आईएनसी है उसका संविधान लिखने का काम। तो जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि इसमें तिलक और CR दास उनकी हेल्प करें, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए किसका साथ मिलता है? NC केलकर और IB सेन का। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी को किसका सहयोग चाहिए था? तिलक और CR दास का, लेकिन सहयोग मिलता किसका है? NC केलकर और IB सेन का। अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था 1919 का, वो तिलक जी का जो है लास्ट अधिवेशन था। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूछा गया है कि तिलक जी का लास्ट अधिवेशन कौन सा था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919। देन 1915 में जो लॉर्ड वेलिंगटन थे, अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा गया देन कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कि आईएनसी के सेशन में पार्टिसिपेट किया हो? तो कौन था वो गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलिंगटन। अब इसको याद कर लो कि इनका विल था, इनकी विल थी कि ये पार्टिसिपेट करें, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लॉर्ड विलिंगटन। 1915 में जो लॉर्ड विलिंगटन थे, 1915 में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था सेशन में। तो जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पर ये गवर्नर जनरल नहीं थे, उस टाइम पर ये क्या थे? ही वॉज देन गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे में सेशन हुआ था और उस वक्त वो बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आगे चल करके वो जो है 1931 और 1931 से 36 के बीच में वो बन जाते हैं गवर्नर जनरल। तो इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है कि वो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जो है कांग्रेस के सेशन में पार्ट लिया हुआ था। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन। आगे बढ़ते हैं। 1920 के नागपुर सेशन में सी विजय राघव चेरियार जो थे, उनके टाइम पर जो है सदस्यता शुल्क को 4 आना कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कांग्रेस में मेंबरशिप लेने के लिए जो सदस्यता शुल्क है उसको 4 आना कब कर दिया गया था? तो 1920 के नागपुर सेशन में, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? सी विजय राघव चेरियार। ठीक है, इसके अलावा इस सेशन में एक और बढ़िया काम ये हुआ था कि जो रियासतें थी उनके प्रति अपनी नीति को जो है कांग्रेस ने उसकी घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा की थी? कि जो शासक होते हैं उनसे ये मांग की गई कि जो शासक हैं वो प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दे।
ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी जो नीति की घोषणा है वो किस सेशन में की। तो किस सेशन में की? नागपुर सेशन 1920। ठीक है। नागपुर सेशन 1920 के बाद के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो अलग अलग प्रांत में कांग्रेस की समितियां बनती थी उनमें जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था उसको उन्होंने जो है 1920 के बाद से भाषाई आधार पर करना शुरू किया। जबकि आप आगे चल करके देखोगे कि 1948 के टाइम में जब एक भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन की मांग होती है तो उस टाइम पर जो है कांग्रेस का एक मत था कि जो प्रांत हैं या जो स्टेट हैं वो भाषा के आधार पर नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन इससे पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा में आप देखोगे 1920 के बाद जो है ये लोग प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनाते हैं भाषा के आधार पर, लेकिन इस आगे चल करके स्टेट को भाषा के आधार पर बनाने से ये इनकार कर देते हैं। हालांकि आगे चल करके इधर उधर करके जो है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, 1946 में एक्ट आता है, वो आप लोग आगे पॉलिटी में पढ़ोगे। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हैं और उसमें कौन कौन प्रेसिडेंट रहे हैं जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, बस उसी को इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये दोनों हैं कि गांधी जी ने जो है एक इकलौता सेशन कौन सा है जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की है आईएनसी की। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय महिला कौन थी पहली जिसने आईएनसी के सेशन को जो है प्रिसाइड किया हो। तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में आता है। बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ये एक इकलौता ऐसा सेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने कभी भी जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो कौन थे ऐसे? याद रखने वाली चीज है ये, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे जो कई बार जो है अध्यक्ष बनते बनते रह गए। उन्होंने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वो पहली भारतीय महिला कौन सी थी जिसने की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हो? तो वो थी सरोजनी नायडू जी 1925 में। और कहाँ पर हुआ था ये सेशन? कानपुर में हुआ था। ठीक है। देन उसके बाद जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं आप देखोगे इन्होंने 3 बार, इनके पिताजी ने 2 बार अध्यक्षता की है, 1919 में और 1928 में। और इन्होंने 3 बार की है, 1929 में, 1936 में, 1937 में। 1929 में तो ये तो बहुत फेमस है, वो रावी नदी के तट पर वाला। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में अध्यक्षता की है। 1936 में उन्होंने किया है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में, सॉरी 1936 में लखनऊ में। और इसी सेशन में उन्होंने कहा था कि समाजवाद जो है वो सभी समस्याओं का हल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने किस सेशन में ये कहा है कि जो समाजवाद है वो सभी समस्याओं का हल है। तो किस सेशन में कहा है? लखनऊ सेशन इन 1936। देन उसके बाद वो 1937 में भी अध्यक्षता करते हैं। कहाँ पर? फैजपुर में। फैजपुर का जो ये अधिवेशन है ये पहला ऐसा अधिवेशन है जो कि रूरल एरिया में हुआ है। ठीक। फिर 1931 का जो अधिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है। किसने अध्यक्षता की है? वल्लभ भाई पटेल ने। और ये हुआ था कराची में। आगे हम देखेंगे इसकी डिटेलिंग, इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन और बनते हैं। देन उसके बाद 1934 में आते हैं राजेंद्र प्रसाद, बॉम्बे में। देन उसके बाद 1940 से लेकर के 45 तक अबुल कलाम आज़ाद लगातार प्रेसिडेंट रहते हैं। इनके बारे में जो है एक फैक्ट ये भी है कि 1923 में एक दिल्ली का स्पेशल सेशन होता है, उसमें अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो पूछा जाएगा कि जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं वो कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। कब? 1923 में दिल्ली में। ठीक। नेक्स्ट फिर 1946 आता है। 1946 में जेबी कृपलानी मेरठ में। और जब फ्रीडम हमें मिलती है उस टाइम पर भी कौन थे? जेबी कृपलानी। 1946 में जेबी कृपलानी। 1940 से 45 तक
अबुल कलाम आज़ाद, 46 में जेबी कृपलानी और आज़ादी के टाइम पर भी जेबी कृपलानी। फिर 48 आता है, 48 में आते हैं पट्टाभी सीतारामैया। देखो 48 पट्टाभी सीतारामैया, ट से रिलेट कर लीजिए। 48 में आते हैं पट्टाभी सीतारामैया। 1950 में आते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक में। 1900, अच्छा ये दो इम्पोर्टेंट है, अलग से लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1896 के सेशन में जो है पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। कहाँ पर हुआ था ये? कैलकाटा में हुआ था। वंदे मातरम कब गाया था कब गाया गया था सबसे पहली बार? कैलकाटा सेशन में इन 1896। उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे प्रेसिडेंट? रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। वंदे मातरम पहली बार गाया गया कैलकाटा में 1896 के सेशन में। फिर पूछा जाता है कि जो हमारा जनगण मन है उसको कब पहली बार गाया गया था? उसको गाया गया था सबसे पहली बार 1911 में। ये भी कैलकाटा का ही सेशन था, 1911 का। इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो बिशन नारायण धर। कौन थे? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। अच्छा, गाया गया था सबसे पहली बार 1911 में। इसको अपनाया कब गया था हमारे यहाँ? तो इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू।